नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। फाइनल सर्वे ने बीजेपी की उड़ा दी है नींद। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जारी कर दिया है भरोसे का घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में कई जन कल्याणकारी योजनाओं का किया अनाउंसमेंट। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी, बीजेपी पर हमलावर होते हुए अशोक गहलोत बोले, अगर दम है तो हमसे मुकाबला करके दिखाओ। खबर में आगे बताएंगे कि बिहार में फिर पोस्टरवार तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं ने बताया भावी मुख्यमंत्री। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, वो लूट पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर नहीं, मध्य प्रदेश में बोले अखिलेश यादव। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनेगी इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। फाइनल सर्वे ने बीजेपी को दे दिया झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 7 नवंबर से तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यूं तो इन सभी राज्यों के चुनाव खासा महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नज़र 3 राज्यों पर अटकी हुई है और इन 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जो ताज़ा और फाइनल सर्वे आए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। और सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं सर्वे की माने तो 230 में से 130 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। वहीं भाजपा को 99 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। राज्य में कांग्रेस को 44% वोट मिल सकता है, वहीं भाजपा को 42% और अन्य को 14% वोट मिल सकता है। वहीं दोस्तों, बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 46 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सर्वे की माने तो 90 सीटों में से 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। वहीं भाजपा के खाते में 36 से 42 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। राज्य में कांग्रेस को 45% वोट मिल सकता है, वहीं भाजपा का 43% और अन्य को 12% वोट मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने जारी किया भरोसे का घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में कई जन कल्याणकारी योजनाओं का किया अनाउंसमेंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें कई लोग लुभावनी योजनाओं का जिक्र किया गया है और किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की फ्री एजुकेशन सहित योजनाओं की घोषणा की गई है। कांग्रेस की घोषणा पत्र को पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने घोषित किया है। विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे भरोसे का घोषणा पत्र कहा है। बीजेपी की योजनाओं को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कई योजनाओं में दांव चला है और इन सब में खास कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार की वापसी पर जातिगत जनगणना कराने की बात कह दी है। तो दोस्तों, किसानों का कर्ज माफ होगा और 20 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। KG to PG शिक्षा मुफ्त होगी। 6000 रुपये तेंदुपत्ता मानक बोरा मिलेगा और 4000 सालाना बोनस मिलेगा। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 सालाना मिलेंगे। पहले 7000 मिलते थे, 2640 अभी धान मिल रहा है। इसके बाद 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। बिजली 200 यूनिट प्रति माह फ्री हो जाएगी और 50 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 500 रुपये की सब्सिडी सिलेंडर लेने पर हर महिला के खाते में जमा हो जाएगा और 17.5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। 63 लघु वनोपज की MSP पर 10 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी, बीजेपी पर हमलावर होते हुए अशोक गहलोत बोले, अगर दम है तो हमसे मुकाबला करो। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा है कि जितने काम हमने किए उसके हिसाब से बीजेपी कहीं पिक्चर में भी नहीं है। बीजेपी राजस्थान में
कहीं नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस बनामीरी है, ईडी हमारे पीछे पड़ी है, हमारे बेटों को दिल्ली बुलाया है, कोई केस, कोई शिकायत, कोई एफआईआर नहीं है। झूठी शिकायतें करने वाले बीजेपी की तरफ से हैं और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। भाजपा चुनाव ईडी के जरिए लड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में फिर पोस्टरबाज, तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं ने बताया भावी मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पोस्टरबाज तेज हो गया है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। वहीं अब तेजस्वी यादव के आवास के बाहर इस तरह का पोस्टर लगाए जाने से बिहार की गठबंधन वाली सरकार में अंदर ही अंदर राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। बता दें कि ये पोस्टर आरजेडी के नेताओं ने ही लगाया है और इससे पहले भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाया है। बिहार में पहले भी काफी समय से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चा होती रही है। वहीं गठबंधन होने के बाद तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और इसके बाद भी आरजेडी कार्यकर्ता लगातार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग करते रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी सही समय नहीं है। बता दें कि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर पर लिखा गया है, बिहार वासियों की तरफ से भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को 9 नवंबर 2023 को 34वें जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस पोस्टर पर तेजस्वी यादव की बड़ी सी फोटो के साथ कुछ अन्य राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के फोटो भी लगाए गए हैं। बता दें कि पहली बार नहीं है जब बिहार में पोस्टर वार सामने आया है। अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती को लेकर भी आरजेडी और जेडीयू आमने सामने थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, वो लूट पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर नहीं, मध्य प्रदेश में बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के जतारा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, वो लूट पर भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पर नहीं लूटतंत्र पर भरोसा करते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश हो, इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन ना जाने इन्होंने विधायकों को कौन सा प्रसाद दिया कि विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा के संग चले गए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें जो होम मिनिस्ट्री ने जमा किए हैं तो सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है यहाँ तो हमारी माताएं बहनें हैं, जिसमें दलित और आदिवासी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं बहन बेटियां कहीं हैं तो मध्य प्रदेश में हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 1090 की मदद की थी। वहीं दोस्तों, साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई शहीद हो जाए तो क्या पूरे सम्मान के साथ पहुंचाते हैं घर पर। जो अग्निवीर व्यवस्था है उसमें अगर कोई शहीद हो जाएगा तो नौजवान को सम्मान नहीं मिलेगा, ना मदद मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। और ये सरकार कहती है कि हम राष्ट्रभक्त हैं। ऐसी सरकार जो फौज की आधी अधूरी नौकरी दे रही है, आप बताइए क्या उसको राष्ट्रवादी बोलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी, 2 दिनों तक बाबा केदार की शरण में करेंगे प्रवास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की व्यस्तता के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत केदारनाथ पहुँच गए हैं। राहुल गांधी जैसे ही केदारनाथ पहुँचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी यहाँ 2 दिनों तक यही प्रवास करेंगे और ये राहुल गांधी की निजी यात्रा है। राहुल गांधी दोपहर 12:15 पर दिल्ली से देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर 12:30 बजे एयरपोर्ट से केदारनाथ की तरफ रवाना होंगे। यहां से राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम में राहुल गांधी रुद्राभिषेक करने के साथ साथ पूजा अर्चना करेंगे और फिर श्रद्धालुओं और पंडा पुरोहितों से भी मुलाकात करेंगे। केदारनाथ में 2 दिन प्रवास करने के बाद वो मंगलवार दोपहर को दिल्ली लौटेंगे। कांग्रेस नेता ने कांग्रेस समर्थकों से अपील की है कि ये दौरा उनका निजी दौरा है और कोई भी उनसे मिलने ना आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने को बताया आर्थिक बदहाली का संकेत। सीबीआई और ईडी को बताया बीजेपी का मोदी अस्त्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख और पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस का इलेक्शन एंथम जारी करने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट को बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर नया कानून बनाया है और हम वादा करते हैं कि केंद्र में अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इस कानून में बदलाव करेंगे। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। यहाँ ये याद करने वाली बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बार बार विरोध किया था। PMGKY और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में बड़े उलटफेर के संकेत, MB पाटिल का दावा, बोले बीजेपी और JDS के 20 से 25 विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता MB पाटिल ने दावा किया है कि जनता दल सेक्युलर के 10 विधायक और भाजपा के 25 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 5 विधायकों को नहीं तोड़ सकती है। पाटिल के इस बयान से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पाटिल ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी DK शिव कुमार को 19 JDS विधायकों के समर्थन की पेशकश वाले बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने इसे नाटकीय बयान करार देते हुए उन पर राजनीतिक दलों के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातिगत जनगणना पर बीजेपी के रुख में बदलाव पर चिदम्बरम का निशाना, कहा जब तक है आरक्षण नीति तब तक जाति की गिनती तर्कसंगत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने रविवार को जाति जनगणना मुद्दे पर रुख बदलने के लिए केंद्र पर कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी ने अचानक फैसला किया है कि सभी से राय लेने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण नीति है तब तक जाति की गिनती होना तर्कसंगत है। एक्स पर एक पोस्ट में चिदम्बरम ने कहा, जाति जनगणना के वादे को फूट डालो और राज करो कहकर खारिज करने के बाद बीजेपी ने अचानक निष्कर्ष निकाला है कि इस मुद्दे पर निर्णय सभी से परामर्श के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरे राजनीतिक दल ने जाति जनगणना के विचार का समर्थन किया है। चिदम्बरम ने कहा कि जब तक आरक्षण नीति है ये तर्कसंगत है कि जाति की गणना की जानी चाहिए। चिदम्बरम की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने कभी भी जाति जनगणना के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन वो सभी से परामर्श करने के बाद इस पर उचित निर्णय लेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजरायल हमास जंग में हजारों बच्चों महिलाओं की मौत पर फिर बोली प्रियंका गांधी, तत्काल सीज फायर की कर दी अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर गाजा में हजारों बच्चों समेत करीब 10,000 लोगों की मौत पर चिंता जताई और मांग की कि संघर्ष विराम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन में नरसंहार के वित्त पोषण और समर्थन के लिए दुनिया के नेताओं की भी आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि ये शब्दों से परे भयावह और शर्मनाक है कि लगभग 10,000 नागरिकों, जिनमें से लगभग 5,000 बच्चे हैं, का नरसंहार किया गया है। पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। अस्पतालों और एम्बुलेंस पर बमबारी की गई। शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया और फिर भी दुनिया के नेता फिलिस्तीन में नरसंहार का वित्त पोषण और समर्थन करना जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम सबसे छोटा कदम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तुरंत लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका कोई नैतिक आधार नहीं बचेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलेबाजी, छत्तीसगढ़ ही क्यों पूरे देश के लिए लागू करे नियम, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कई वादे किए हैं। बीजेपी के इन वादों को महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जुमलेबाजी बताया। नाना पटोले ने बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। नाना पटोले ने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं। जो घोषणाएं छत्तीसगढ़ के लिए की जा रही हैं वो पूरे देश में क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। दूसरी तरफ
पीएम मोदी भी इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों में बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की फसल पर 31 रुपये एमएसपी देने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश का पीएम होता है तो पूरे देश के लिए 31 रुपये धान की एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का उपेंद्र यादव पर दाव, वसुंधरा कैंप को झटका, 5वीं सूची की इनसाइड स्टोरी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी ने बेरोजगार छात्र संघ नेता उपेंद्र यादव पर दाव खेला है। वहीं उपेंद्र यादव को शाहपुर से प्रत्याशी बनाया गया है और पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। गहलोत सरकार को कानून बनाना पड़ा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी का उपेंद्र दाव जो है वसुंधरा कैंप को झटका लग चुका है और 5वीं सूची में ये बड़ा झटका लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अमित शाह के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी का हमला। बोले 25 बार पीएम आ जाएं तब भी हम ही जीतेंगे। जी हां दोस्तों, बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार दौरे पर आने वाले हैं और अमित शाह मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे मैदान में किसानों की एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 2 लाख से ऊपर लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। अमित शाह के इस दौरे पर अब राजनीति भी जारी है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने तो साफ कहा है कि अमित शाह की जगह प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री एक बार नहीं 25 बार भी आएंगे तो भी बिहार के लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वीआईपी सुप्रीमो ने कहा कि जो दल निषाद समाज को आरक्षण देगा वो दिल्ली पर राज करेगा, अन्यथा दिल्ली की गद्दी छोड़नी होगी। बिहार में अमित शाह के आगमन पर मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार और हमारा साथ छूटने से बीजेपी कमजोर पड़ गया है, इसलिए अमित शाह को 1 साल में 7 बार बिहार आना पड़ रहा है। बता दें कि बीते 10 महीने में अमित शाह का ये 5वां बिहार दौरा है और इससे पहले 25 फरवरी को पश्चिमी चंपारण के लौरैया, 2 अप्रैल को नवादा, 29 जून को मुंगेर, 16 सितंबर को झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और वो अब 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की जनसभा 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र पासवान ने कहा है कि इस जन रैली के माध्यम से सूबे की नीतीश तेजस्वी की जुल्मी राज के खात्मे का संदेश दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो करे ताकत का दुरुपयोग वो राष्ट्रवादी नहीं, वरुण गांधी ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, सांसद वरुण गांधी ने कहा कि ईमानदार नेता कभी अपना जमीर नहीं बेचता, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, उसके लिए राजनीति सेवा का माध्यम होती है। उन्होंने कहा कि जो नेता लोगों का दमन करे और ताकत का दुरुपयोग करे वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईमानदार नेता कभी अपना जमीर नहीं बेचता, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि इस साल हमको यहाँ हो गए और हमने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं करवाया, और जबकि राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। बोले जो दमन करे, जो दबाव डाले और लोगों को पीड़ित करे, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करे, अत्याचार करे, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। भले ही वो कोई भी नारा लगाएं। भारत माता की जय तभी होगी जब सबके सपनों की बराबर की कीमत होगी, जब सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। उन्होंने लगातार बढ़ती बेरोजगारी और अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिन दौरे पर शुक्रवार को पीलीभीत पहुंचे और सांसद वरुण गांधी का बीसलपुर के मानपुर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बिलसंडा ब्लॉक के ग्राम चरखौला और कई सारे इलाकों पर जनता को संबोधित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में खिलेगा कांग्रेस का कमल, शिवराज को हटा सत्ता में आएंगे कमलनाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और राज्य में 17 नवंबर को वोटिंग है। रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा और मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन 2020 में वो सरकार गिर गई थी और 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बना ले। आपका क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार? दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन न जारी करने पर केंद्र सरकार को फटकार, हाईकोर्ट ने लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी 96 वर्षीय उत्तीम लाल सिंह को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन का भुगतान न करने को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की पेंशन जारी करने में
में निष्क्रियता स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। पीठ ने केंद्र सरकार को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन 1 अगस्त 1980 से पेंशन राशि के भुगतान की तारीख तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 12 सप्ताह के अंदर जारी करने का निर्देश दिया है। पीठ ने केंद्र सरकार को जुर्माना राशि याचिकाकर्ता को 6 हफ्ता के अंदर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले और खून बहाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन 96 साल के एक स्वतंत्रता सेनानी को अपनी वाजिब पेंशन पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता से संबंधित सभी दस्तावेजों को बिहार सरकार की ओर से सत्यापित किया गया है। दस्तावेज को बार बार पुनः सत्यापित करने के केंद्र सरकार के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि राजनीति की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। अभी के लिए इतना ही। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।